Hello everyone, I am Shefali, your accountancy teacher. I welcome you all in your accountancy class. We were discussing about methods of calculation of goodwill. So वहाँ हमने एक मेथड डिस्कस किया था which was एवरेज प्रॉफिट मेथड. वहाँ आपने एवरेज प्रॉफिट निकाला एंड उसके लिए आगे गुडविल फाइंड करने के लिए उसे मल्टीप्लाई किया नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से. नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज का मतलब था कि ये जो एवरेज प्रॉफिट है आपका, ये आने वाले कितने ईयर्स तक होने की पॉसिबिलिटी है, बस वो ही आपकी गुडविल थी. आज आपका उसी एवरेज प्रॉफिट मेथड को स्लाइटली सा चेंज करके एक और मेथड में डिस्कस करूंगी विच इज़ वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड. तो ऑलमोस्ट सेम है, बस एक ही वर्ड नया है, दैट इज़ वेटेड. तो क्या मीनिंग है इस वर्ड का? वेट का मतलब होता है भार. यहाँ ये जो वेट है या जो ये भार शब्द मैंने लिखा, इसका मतलब है इम्पोर्टेंस, कि आपके लिए आपके जो प्रॉफिट हैं वो जिस भी ईयर से रिलेटेड है उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है, उसके अकॉर्डिंग उसको वेट असाइन करते हैं हम. जो मोस्ट रीसेंट ईयर होता है उसको सबसे ज़्यादा वेट मिलता है, क्योंकि वो प्रॉफिट होने की पॉसिबिलिटी अगले ईयर में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि नए जो करंट ईयर का प्रॉफिट है नेक्स्ट ईयर लगभग वैसा ही प्रॉफिट होगा आपको. 10 साल पुराना प्रॉफिट तो रिपीट होने के चांस कम हैं, क्योंकि कंडीशंस तब और थी, आज और है मार्केट में. ओके जी. सो अब हमारे पास जो फॉर्मूला रहता है इस मेथड में, तो सबसे पहले तो आपको निकालने पड़ेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स, उसके बाद निकलेगी आपकी गुडविल. तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट का जो आपका फॉर्मूला रहता है दैट इज टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ प्रॉफिट. अब हम बात अभी करेंगे कि किसका प्रोडक्ट बनाना है, देन डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट्स. तो अब इस फॉर्मूला को मैं करूँगी एक्सप्लेन कि आपने जो है वो कैसे यूज़ करना है, और मैंने जो फॉर्मूला लिखा इसका जो है वो क्या मतलब है. तो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे प्रॉफिट लिख रही हूँ कुछ सालों के, 2016, 17, 18 और 19. ये 4 ईयर्स मैंने लिखे, इनके वेट्स और इनका प्रॉफिट मैं जो है वो एक एजम्पशन के तौर पे बस लिख रही हूँ. तो वेट आपका ये पुराना साल है तो इसको कम मिलेगा, उससे थोड़ा नया है 2017 2 वेट, 18 को 3 दे दिया, और 19 क्योंकि सबसे रिसेंट है तो सबसे ज़्यादा वेट 4 का वेट दिया. अब प्रॉफिट मुझे लिखने हैं, तो प्रॉफिट के लिए हम लिख सकते हैं सपोजिंगली 16 में आपको हुआ 15,000 का प्रॉफिट, देन आपके पास अगले साल आपको 10,000 का ही हुआ प्रॉफिट. उसके बाद हो सकता है कि 15,000 का अगेन आपको हो गया प्रॉफिट, देन नेक्स्ट ईयर में आपको हुआ 20,000 का. दैट इज़ टोटली अजम्पशन, एक एग्जाम्पल है बस. तो अब ये तो आपकी एक बेसिक स्टेटमेंट है. अब ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट्स, वो कैसे निकालना है? प्रोडक्ट करना है प्रॉफिट का किसके साथ? उसी के वेट के साथ. जिस साल का प्रॉफिट है उसी साल के वेट के साथ उसका कर दो मल्टीप्लिकेशन, या उसको बोल दो आप प्रोडक्ट. तो 2016 का जो प्रॉफिट था वो था 15,000, वेट असाइन किया है 1, तो प्रोडक्ट आ जाएगी 15,000. आगे नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट है 10,000, वेट असाइन है 2, तो प्रोडक्ट आ जाएगा 20,000. इसी तरह से नेक्स्ट का 45,000 आ जाएगा आपके पास, और उससे नेक्स्ट का आपके पास आ जाएगा 80,000. अब आपको करना है टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स, तो टोटल कर दो प्रोडक्ट का. आपके पास है 15
20, 45 and 80. So you are having 45 plus 15 60 plus आपके पास 80,000 plus 80,000. So you are having 1,60,000 as total of product of profit. Then आपको चाहिए टोटल ऑफ वेट्स, तो वेट का टोटल भी कर देते हैं भाई. तो आपके पास 1 + 2 3 + 6 + 4 10. अब इस वैल्यू को फिल कर दो इसी फॉर्मूला के अंदर. टोटल ऑफ वेट आया 1,60,000 बाय में आपका टोटल ऑफ प्रोडक्ट 160, वेट्स का टोटल 10. तो आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकल गया 16,000. अब इसको एवरेज प्रॉफिट की तरह ही यूज़ करना है. आपका जो गुडविल निकालने का फॉर्मूला रहेगा वो सेम है कि जो भी आपने वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो निकाले हैं मल्टीप्लाई बाय में नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज. ओके, तो मेरे 16,000 ये थे. नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज 2 3 कुछ भी मुझे दिया है, अगर 2 है तो ये आपका गुडविल आ गया. ओके, ये आपका फॉर्मूला रहता है. अब इसी फॉर्मूला को यूज़ करते हुए हम एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं जहां आपको कुछ एडजस्टमेंट भी करनी होंगी, क्योंकि कुछ एबनॉर्मल गेन आपका या इस टाइप में कुछ चीज़ें होंगी गिवन आपको. सो हेयर इज़ द स्टेटमेंट. इट वॉज एग्रीड टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ अ फर्म 3 years ऑफ परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट, यानी 3 years का परचेज लेना है और वेटेड एवरेज प्रॉफिट लेने हैं पास्ट 4 years के. वेट आपको बता दिए गए हैं और प्रॉफिट्स भी आपको गिवन है कि मार्च 2012 का कितना है, 13, 14 और 15 का. यहाँ भी देखो मोस्ट रिसेंट ईयर को सबसे ज़्यादा वेट गिवन है. अब स्क्रूटनी करने पर अकाउंट्स की आपको कुछ इन्फॉर्मेशन पता चली, तो हम पहले एक बना लेते हैं फॉर्मेट हमारा, जिससे हम सम करने में हमें इजी हो जाए. 3-4 सालों का आप एक टेबल बना लें, उसके बाद हम इन एडजस्टमेंट्स को 1 by 1 जो है वो रीड करेंगे और सॉल्व करेंगे कि किस एडजस्टमेंट का क्या इफ़ेक्ट है हमारे पास. सो मैं एक टेबल बना रही हूँ. आपके पास टेबल ऑफ एडजस्टमेंट लिख लें आप इसे, या कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट लिख लीजिए. सो यहाँ आपके पास जो है वो 2015, 14, 13 और 12 4 years के जो हैं वो प्रॉफिट गिवन है, उन्हीं की हमें करनी है एडजस्टमेंट्स. सो यहाँ हम लिखेंगे हमारे पर्टिकुलर्स. सो ये टेबल है. अब देखते हैं हम कि स्टेटमेंट में हमें क्या कह रहा है. आपको कहता है कि on 1st December 2013 a major repair was made in the respect of plant incurring 6,000 which was charged to revenue. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है ये कहता है कि 1 दिसंबर 2013 को आपने एक मेजर रिपेयर करवाई अपने प्लांट में 6,000 की. मेजर रिपेयर का मतलब क्या था कि इसको आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर मानना था और इसको आपने कहाँ से चार्ज करना था, बैलेंस शीट से. जब मेजर कोई आप खर्चा करते हो किसी एसेट पे तो उसको P&L से चार्ज नहीं करते, बट आपने इसको चार्ज कर दिया P&L से, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया इसको आपने. द पेड सम इज एग्रीड टू बी कैपिटलाइज्ड. कैपिटलाइज का मतलब हमने ये माना कि हम इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर ही मानेंगे. खुद ही क्लियर कर रहा है कि भाई कैपिटल ही मानना है, तो जो पहले गलती हो गई है उसको ठीक करो. एंड फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन भी लगा दो प्लांट के ऊपर 10% से, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से. तो आपने दिसंबर 2013 से लगाना शुरू करना है. तो आपका 2 सालों पे इफेक्ट आएगा डेप्रिसिएशन का, मार्च 2014 के प्रॉफिट पे और मार्च 2015 के प्रॉफिट पे. तो पहले तो इस 6,000 वाली मिस्टेक को हम ठीक करें. आपने जो है वो दिसंबर 2013 में कराई रिपेयर, तो इसका मतलब क्या है
कि अब जो वो रिपेयर हुई है उसका इफ़ेक्ट किस पे आया होगा, जो आने वाला प्रॉफिट है, यानी मार्च 2014 का 4 मंथ्स के बाद जो प्रॉफिट क्लोज होता, मेरा ईयर एंड होता, उस पे इफ़ेक्ट आया। तो ठीक है, उस 6000 को आप ऐड कर दो, क्योंकि आपने एक एक्स्ट्रा खर्चा चार्ज कर लिया है अपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट से। तो इसको आपने ऐड कर देना है मार्च वाले 2014 के प्रॉफिट में। अब उसके साथ साथ मैं डेप्रीसिएशन की कैलकुलेशन को जो है वो ले रही हूँ कि मैंने डेप्रीसिएशन की कैलकुलेशन में जो है वो कैसे करना है, क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से है। सो यहाँ हम देखें, देखो 6000 का आपका प्लांट है जिस पे डेप्रीसिएशन लगाना है आपने खर्चा किया है दिसंबर में, और पहला डेप्रीसिएशन लगेगा मार्च 2014 में। तो कितने मंथ्स हो गए, 4, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। तो 4 मंथ्स का डेप्रीसिएशन लगाना है 10% से आपने पर एनम से। तो आपके पास जो है वो 200 रुपीज़ की डेप्रीसिएशन तो आ गई। मार्च 2014 के लिए डेप्रीसिएशन आ गई आपकी 200 रुपीज़ की। ओके, अगला डेप्रीसिएशन लगेगा मार्च 2015 के प्रॉफिट पे। एक डेप्रीसिएशन मैंने लगा दिया, ठीक है, 4 मंथ्स का लगाया, क्योंकि दिसंबर में वो खर्चा हुआ है, तो दिसंबर से लेके मार्च तक 4 मंथ्स की लगा दी। अब अगली डेप्रीसिएशन लगनी तो पूरे साल की है, बट रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, तो जितना डेप्रीसिएशन पहले लग चुका है वो माइनस करेंगे आपका मेन जो प्राइस है उसमें से। तो यानी प्लांट रह गया 5800 का, पिछली डेप्रीसिएशन माइनस की, बिकॉज रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड था, और आपने डेप्रीसिएशन लगा दी 10% से। इस बार पूरे साल की है क्योंकि शुरू से पूरे एंड तक लग रहा है। तो 580 रुपीज़ का डेप्रीसिएशन आपका एक और आ गया। तो ये दो बातें अब ध्यान रख लो, मार्च 2014 में 200 की और मार्च 2015 में 580 का डेप्रीसिएशन। एक मिस्टेक ये हो गई ठीक करने वाली, और दूसरा हमें 6000 रुपये जो हमने 2014 के प्रॉफिट से एक्स्ट्रा चार्ज करे उन्हें सॉल्व करेंगे। पहले प्रॉफिट की एंट्री कर दो, चारों सालों के जो भी प्रॉफिट है मेंशन उन्हें हम राइट कर देंगे। सो वी आर हैविंग 4 years प्रॉफिट, आई एम राइटिंग ईयर वाइज। तो 2012 का जो आपका प्रॉफिट है दैट इज़ 20,200 रुपीज़ आपके पास। देन 13 का प्रॉफिट है 24,800, नेक्स्ट इज 20,000 एंड 15 में 30,000 का प्रॉफिट है आपके पास। ओके, अब मैं ऐड कर रही हूँ जिसको मैंने जो है वो बाय मिस्टेक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया था, ओके, इंस्टेड ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इसका इफेक्ट आना है 6000 का 2014 के प्रॉफिट पे, ठीक है, ये ऐड हो जाएगा, प्लस की आइटम है। देन आपको लेस करना है डेप्रीसिएशन, अभी अभी निकाला है हमने डेप्रीसिएशन। 14 के प्रॉफिट में से डेप्रीसिएशन आपको 200 की माइनस करनी है, और 15 के प्रॉफिट में से 580 का आपने जो है वो डेप्रीसिएशन माइनस करना है। ओके, तो यहाँ पर ये दो हमारी सोल्व होती हैं एडजस्टमेंट्स। नेक्स्ट आपको जो बोल रहा है एडजस्टमेंट में, वो क्या कह रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर 31 मार्च 2013 वॉज ओवर वैल्यूड बाय 2400, कि मार्च 2013 का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू था 2400 से। अगर क्लोजिंग स्टॉक को आप ओवर वैल्यू कर देते हो तो उससे क्या होता है, क्रेडिट साइड बढ़ जाती है ट्रेडिंग अकाउंट की, तो प्रॉफिट ज़्यादा आते हैं। तो ये तो हमारी गलती है, गलती से ज़्यादा प्रॉफिट आए हैं। तो मार्च 2013 के प्रॉफिट को ठीक करेंगे, ये 2400 माइनस करेंगे, गलती से ज़्यादा आ गए हमसे। अब यही जो क्लोजिंग स्टॉक है वो अगले साल का क्या बना होगा, ओपनिंग स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक लिखा जाता है डेबिट साइड में, तो उसकी वजह से प्रॉफिट कम हो जाते हैं अगर हमने गलती से ज़्यादा लिखा है। तो इस चीज़ का इफ़ेक्ट 2 सालों पर पड़ेगा। 2013 में तो क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू है,
तो उसकी वजह से प्रॉफिट ज़्यादा है, आपने ठीक करना है, कम करके दिखाने हैं। अगले साल का ये ओपनिंग बना तो उस अगले साल में प्रॉफिट्स को हम आपने ऐड करना है, क्योंकि एक्स्ट्रा चार्ज हुआ पड़ा है आपके पास। तो बस आपने अब इसको राइट करना है कि पहले आप लिखेंगे ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ये ध्यान में रखना है कि जब कभी क्लोजिंग या ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हो जाता है तो वो 2 सालों को इफेक्ट डालती है वो चीज़। तो 2013 का 2400 से ओवर वैल्यू है, तो ये करना पड़ेगा आपको माइनस, क्योंकि इसकी वजह से क्लोजिंग स्टॉक की वजह से प्रॉफिट आपका एक्स्ट्रा आ चुका है। देन आपका है ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, वो नेक्स्ट ईयर पे इफेक्ट डालेगा क्योंकि अगले साल का ओपनिंग बना। तो अगले साल का जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा ओपनिंग स्टॉक लेने की वजह से कम आ रहा है, तो आप ऐड कर दोगे उसमें 2400। ओके। देन आपके पास लास्ट ट्रांजेक्शन में कहता है कि एक मैनेजमेंट कॉस्ट है जिसका एनुअल चार्ज है 4800। मैनेजमेंट कॉस्ट हर साल आती हैं आपको, तो हर साल आपकी जो मैनेजमेंट कॉस्ट है उसको आपने जो है वो कहता है चार्ज करना है प्रॉफिट में से गुडविल कैलकुलेट करते टाइम। तो बस उसको आपने जो है वो लेस कर देना है। 4800 की है तो हर साल में से 4800 जो है वो माइनस कर दो, या एवरेज प्रॉफिट में से भी आप 4800 चार्ज कर सकते हो। ओके, ये ध्यान में रखना है। यहाँ आप ऐड लेस मेंशन कर दो, या जो माइनस के आइटम्स हैं उनको माइनस लगाने की बजाय ब्रैकेट में शो कर दो, एक ही बात है। अब मैं सॉल्व करूँगी इसको। तो यहाँ सॉल्व करने के बाद हम देखते हैं कि हमारे पास 2012 का जो प्रॉफिट बनेगा दैट विल बी 15,400 रुपीज़। माइनस करने के बाद यहाँ आपके पास जो है वो प्रॉफिट बनेगा 17,600 रुपीज़। एंड देन 14 का जो प्रॉफिट है दैट विल बी 23,400 and for next year it will be 24,620। ओके, अब ये चारों सालों के अब सही वाले प्रॉफिट आ गए। अब बस इनको आपने इनके जो भी कंसर्न वेट हैं उनके साथ आपने जो है वो इनको राइट कर देना है। 2012, 13, 14 एंड 15। अब बस बहुत इजी सा है आपका स्टेप कि जो भी कंसर्न वेट है आपको गिवन है वेट 1, 2, 3 एंड 4। ये वेट मुझे गिवन थे, इनके साथ मैंने मल्टीप्लाई करके जो है वो निकालनी है प्रोडक्ट। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे एंड आई एम राइटिंग डायरेक्ट द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सो आई विल गेट these amount as my result of multiplication, and for last year my result will be 98,480। टोटल करेंगे आप प्रोडक्ट्स का, तो टोटल जो प्रोडक्ट का आएगा आपके पास दैट विल बी 2,19,280। ओके, अब फॉर्मूला में पुट कर दें बस आप टोटल ऑफ प्रोडक्ट एंड टोटल ऑफ वेट। वेट का टोटल आपके पास जो है वो कितना है, 10 है, तो 10 आपका जो है वो कैंसिल कर देगा 0 को। और अब आपके पास आपने जो है वो ये आपका आ चुके हैं आपके वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स, जिसका मैंने फॉर्मूला अभी लगाया था। अब आपको करना है बस गुडविल कैलकुलेट, तो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करना है इसको। आपको सम में बोला था इन्होंने कि आपने 3 ईयर्स का नंबर ऑफ परचेज लेना है, तो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज लेकर के आपकी जो गुडविल की अमाउंट है वो आएगी 65,784। सो सॉल्व करेंगे आप सेम इसी तरह के न्यूमेरिकल्स को। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।